सो हाय। आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं मेरे बोर्ड पे, मैंने मेंशन किया हुआ है कि आज से हम भारतीय राजनीति शास्त्र या फिर पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। सो आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाना चाहूंगा। ये जो पॉलिटी का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ कैसे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाता हूँ पीछे, लाइक इन 1498। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता होगा कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत की ओर निकला था। तो ये जो पॉलिटिकल हैवॉक या फिर हिस्टोरिकल हैवॉक जो हुआ, 1498 से शुरुआत हुआ भारत यूरोप में भारतीयों का आना। और सन 1600 में जब अंग्रेज भारत की ओर बढ़े तो उसके पीछे भी कुछ कहानी रही होगी। तो वो मैं कहानी आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। तो 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को तत्कालीन रानी, जिनका नाम था रानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने जॉन कंपनी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया और 15 साल तक के लिए भारत की ओर व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है। और 1609 ईस्वी में इस अधिकार को अनंत काल तक के लिए बढ़ा दिया। और उसके बाद से हमारी कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों का भारत में आगमन। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे पीछे की ओर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ पर्टिकुलर एक्ट मेंशन किए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इन सब एक्ट का एमिनेंस था क्या, क्यों इस एक्ट की जरूरत पड़ी? कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग भारत आ चुके थे और वो एक व्यापारी से एक पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनकी मनमानी की शुरुआत हो चुकी थी। वो भारत के साथ साथ अपने देश में भी इस चीज के लिए मनमानी किए जा रहे थे। तो कंट्रोल के लिए एक पॉलिटिकल कंट्रोल कहने का ये मतलब है कि उनका जो भी एक्टिविटी जो व्यापार के अलावा भारत में हो रहा था, जिससे कि भारत की राजनीति पे असर हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए वहां के महारानी ने डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश की। किस एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट से। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, हिंदी में रेगुलेट का मतलब ही होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। तो ये सबसे पहला जो कोशिश था ब्रिटेन का, या फिर ब्रिटेन के महारानी का, ब्रिटेन का पार्लियामेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट एंटाइटी थी। तो प्राइवेट थी तो उनका जो भी हिसाब किताब था कंपनी के हिसाब से था, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कोशिश की गई थी। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स। किसका अफेयर? ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर्स इंडिया में। ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये पहला, साथ साथ में ये पहला भी कोशिश था जिससे कि राजनीति और साथ साथ किस तरह का प्रबंध, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किया गया था, उसका भी जायजा लेने के लिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट की ये पहली कोशिश थी। ठीक है। मैं आपको साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस सेशन को बाइलिंगुअल रखूं और मिनिमम पॉसिबल रखूं। कंसाइज होगा, प्रिसाइज होगा और आउटकम आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। एक चीज मैं आपको दो तीन चीज पहले समझाना चाहूंगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद यहाँ पे आपके लिए नहीं हो और हम इससे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड या फिर टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते हैं। तो दो वर्ड होता है। ठीक है। दो वर्ड होता है। मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली सेग्रीगेट करके आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। दो वर्ड आपको बार बार मिलेगा यहाँ पे। एक मिलेगा लेजिस्लेटिव और एक मिलेगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है। हमें इस दो वर्ड से फैमिलियर हो जाना है। अगर हम पॉलिटी की शुरुआत किया है हम लोगों ने, तो इस दो वर्ड को हमें एकदम दिमाग में बैठा के रख लेना है कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आप लोगों को समझाता हूं कि ये क्या होता है। लेजिस्लेटिव कहने का मतलब ये है वैसी ऑथोरिटी किसी भी देश की, ठीक है, जो कि रूल बनाती है देश के लिए। क्या बनाती है? रूल बनाती है, नियम बनाती है। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। और एग्जीक्यूटिव इस बनाए हुए रूल को पूरे देश या फिर साम्राज्य में क्या करती है? विस्तृत करवाती है। ठीक है। यानी कि इसका काम है इस बनाए हुए नियम को देश में लागू करना। तो मैं आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का एक एक एग्जांपल देता हूं।
हम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को सुना होगा, लोकसभा, राज्यसभा। जिसको नहीं भी पता, आगे के मैं सेशन में इसको क्लियर करूंगा कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। लेकिन मैं अपने इंडिया या फिर भारत को, भारत के टर्म में इस चीज को समझा देता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा हमारे भारत की क्या है, लेजिस्लेटिव है। क्या है, लेजिस्लेटिव। और अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और ब्यूरोक्रेट को भी। ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाही, सरकारी नौकर, जैसे में आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए, या फिर उससे भी सबऑर्डिनेट जो उनके हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इस दो चीज की क्लैरिटी मुझे लगता है कि आपको हो गई होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सन 1773 में भारत के 3 मेन प्रोविंस थे। ठीक है, कौन कौन से? मद्रास, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं अलग से। ठीक है, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, तब मैं वहां पे समझाऊंगा कि ये मद्रास कैसे मिला, मुंबई कैसे मिला, कोलकाता कैसे मिला, या फिर जीता अंग्रेजों ने। लेकिन अभी मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इतना समझ के रखिए कि मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ये 3 ऐसे जगह थे जो डायरेक्टली कंट्रोल में थे अंग्रेजों के। ठीक है, तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए इनके 3 अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, 3 अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया कि ये जो मुंबई का गवर्नर, सॉरी, जो कलकत्ता का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टैग दे दिया गया। किसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टैग दे दिया गया। और ये जो बचे हुए 2 लोग, 2 गवर्नर थे, मद्रास के और मुंबई के, इनके सब ऑर्डिनेट हो गए। सब ऑर्डिनेट कहने का मतलब ये है कि अब ये इसके अधिकार के अंदर आ गए, अब इससे ये लोअर लेवल पे आ गए। जो जो ये रूल बनाएगा, जो जो ये ऑर्डर देगा, इन्हें मानना होगा। ठीक है, यानी कि हायरार्की के तौर पर मुंबई को, ठीक है, और मद्रास के गवर्नर को क्या किया गया, कोलकाता के गवर्नर के नीचे कर दिया गया। और कोलकाता के गवर्नर का नाम कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, क्या था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये जो गवर्नर था पहले सिर्फ अब गवर्नर ऑफ बंगाल था, बाद में ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है। पूछा गया है कि सबसे पहला जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी सबसे पहले कब आई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही नहीं बना, इसके साथ साथ में 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी। क्या बनी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैंने आपको पहले ही ये वर्ड समझा दिया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, यानी कि ये जो 4 लोग थे, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या, किसके लिए बनाए गए थे? इसको सलाह देने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और इसका सलाह या रिकमेंडेशन मानने के लिए ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था? बाध्य था। अभी तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैं आपको आगे भी और अलग अलग एक्ट समझाऊंगा, जैसे मैं आपको चार्टर एक्ट भी बताऊंगा, पिट्स इंडिया एक्ट अभी तुरंत इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो जब मैं चार्टर एक्ट वगैरह आपको समझा रहा हूँ, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन जो अभी बता रहा हूँ, वो आगे के वीडियो में उसके बारे में और इलाबोरेटिव वे में आपको बताऊंगा। तो अभी आप बेसिक्स को थोड़ा समझिए। खैर, आगे की ओर बढ़ते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक और चीज हुआ था। क्या हुआ था? कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता में 1774 ईस्वी में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जगह की कमी होने के चलते मैंने इस चीज को यहाँ मेंशन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो आप इस चीज से मत कंफ्यूज होइएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आज भी है लेकिन दिल्ली में है। वो 1935 एक्ट से डेवलप हुआ था। ठीक है, 1935 एक्ट, जिसे फेडरल कोर्ट के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना। अभी हम यही समझना है कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी एक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, और उसमें क्या था? उसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जज थे। अब इस चीफ जस्टिस का नाम पूछा जाता है बार बार, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है,
मैं आपको सेपरेटली इस चीज को यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। उसका नाम था इस चीफ जस्टिस का एलिजा एम्पे। हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं जानबूझ के बाइलिंगुअल चल रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि पूरे इंग्लिश ही चल रहा हूँ, ठीक है। एलिजा एम्पे, ठीक है, एलिजा एम्पे नाम था। इस चीज को हम समझ गए। और आप जैसा कि इसमें नीचे देख पा रहे होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक टर्म यूज किया गया है। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठी हुई एक रिस्पॉन्डिंग ऑथोरिटी थी। किसके बिहाफ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं, सिविल होंगे, मिलिट्री हो गए, रेवेन्यू वाले अफेयर्स, उसकी जानकारी, उसके बारे में जो भी चीजें हो रही है इंडिया में, वो कौन नोटिफाई करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी मैं आपको फिर बताऊंगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अभी, और 1774 के एक्ट में जिक्र करूंगा, ठीक है। तो आई होप करता हूं कि यहां तक की आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। खैर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अमेंडमेंट, अगला पॉइंट है 1781 का अमेंडिंग एक्ट, ठीक है। हुआ क्या था कि 1781 के एक्ट में, ये जो अमेंडिंग एक्ट है 1773 के एक्ट का अमेंडमेंट है। अब किसी को अगर अमेंडमेंट वाले वर्ड में अगर दिक्कत है तो मैं बता देता हूं। अमेंडमेंट कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज में बदलाव करना या फिर उसमें सुधार करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अमेंडिंग एक्ट 1781, यानी कि जो 1773 के एक्ट में जो जो चीजें हुई होंगी उसमें क्या किया गया? कुछ चेंजिंग की गई। क्यों? क्योंकि जब ये चीजें लागू की गई होगी तो उसका क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता था, उस चीजों के बारे में लोगों ने उस समय नहीं सोचा। लेकिन जब ये एक्ट लागू हो गया, लागू होने के बाद कुछ कुछ चीजें आई। जैसा कि हमने इसमें देखा कि 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, तो वो भी एक पावरफुल अथॉरिटी थे। साथ में हमारे बंगाल के गवर्नर को क्या पदवी दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कुछ पावर दिया गया, ठीक है। पावर क्या दिया गया? जो मद्रास थे, जो मुंबई के गवर्नर थे, इसके अधीन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी पावरफुल हो गया। तो जब दो पावरफुल अथॉरिटी एक साथ आ गई तो दोनों में कन्फ्लिक्शन या फिर मतभेद होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उस मतभेद को दूर करने के लिए या फिर उस कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है, सुधार नियम, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया? इसमें दो चीजें बड़ी साफ सुथरी बात में कही गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल को और उसके काउंसिल को, ठीक है ना, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात किया मैंने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, वो 4 लोगों वाली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन बाहर कब रखा गया? कि जब इनके काम, वैसे काम जो कि ऑफिशियल वे में किए गए हैं, अगर वो पर्सनल वे में किए गए होंगे तब तो वो इसके ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे काम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है और वो सरकारी काम है, ठीक है, तो उसको इसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया। लेकिन अगर वो पर्सनल काम होता, वो नॉन ऑफिशियल होता, तब वो सुप्रीम कोर्ट के पार्ट में होता, ठीक है। खैर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चा? आगे इसमें दे रखा है कि एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वैसा मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में, वैसा मैटर जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड था, रेवेन्यू इन द सेंस जिसमें पैसे का लेन देन था, तो वैसे मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? एक, कि गवर्नर जनरल उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया। साथ में वैसे मैटर्स जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड थे उसको भी बाहर रखा गया सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। और तीसरी बात, कि इसको क्या नाम दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। ये मैं होप करता हूं कि ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
तो हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781 को समझ लिया। ये अमेंडिंग एक्ट कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। 1773 एक्ट के में जो भी कमियां रही या फिर जो भी चीजें ऐसी रही जो 1773 में नहीं पता चली और बाद में उसको रेक्टिफाई या फिर सुधारा गया 1781 के हिसाब से, ठीक है। खैर, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? पिट। क्या नाम रखा गया है? पिट, ठीक है। तो एक्चुअली ये पिट कौन थे? विलियम पिट थे। कौन थे? विलियम पिट। कौन थे? विलियम पिट। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट, और उन्हीं के नाम पे ये क्या रखा गया? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ? अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू यहां पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी या फिर कंट्रोल करने की शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब उसको और फॉर्मली या फिर मजबूती के साथ कंट्रोल किया, ठीक है। 1773 में इन्होंने कोशिश की या फिर ये शुरुआत थी, लेकिन 1784 में वो जो कोशिश या फिर शुरुआत और मजबूत तरीके से की गई, ठीक है। साथ में इस 1784 के एक्ट का जो सबसे महत्व या फिर सबसे पॉसिबल एमिनेंस क्या था? इसमें कंपनी, यानी कंपनी में जब भी वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स को इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसने बताया। पॉलिटिकल मतलब वैसा चीज, मैंने आपको इनिशियल में ही बताया था कि पॉलिटिकल अफेयर्स का मतलब वैसी चीज है जो कि उस देश के राजनीति में हस्तक्षेप करने के बाद की गई होंगी, तो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। और कमर्शियल अफेयर्स क्या होगा? वैसी एक्टिविटी जिसमें पैसा, इकोनॉमिक या फिर हिसाब की बातें की गई होंगी, ठीक है। तो ये जो 1784 का एक्ट रहा, इसने कॉमर्शियल, ठीक है, इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स या फिर कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिस्टिंग्विश किया, बताया। तो इस कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को क्लैरिफाई करने के लिए दो दो चीजों का या फिर दो एंटाइटीज का हमें नाम याद रखना है। एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो मैंने आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बताया था। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी क्या रही? कॉमर्शियल अफेयर्स को देखने का, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेवारी रही कॉमर्शियल अफेयर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में स्टैब्लिश किया गया, इसका काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, ठीक है। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 6। इस चीज को बड़े दिमाग में क्लियर रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें वर्ड ही यूज क्या किया गया है? कंट्रोल, मतलब आप उस चीज को अपने ग्रिप में लोगे। तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 6। और इसको कब डेवलप किया गया? 1784 के एक्ट में। और इसका काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करना। इस तीन चीज को स्पेसिफिकली हमें दिमाग में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। खैर, आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चलते हमने रेफर किया कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसने डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की। डुअल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है? एक जो कमर्शियल अफेयर्स को देख रहा है और दूसरा एक जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहा है। अभी तक पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए कोई स्पेसिफिक एंटाइटी नहीं थी, लेकिन 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट से हमें एक स्पेसिफिक एंटाइटी मिली जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग थे और इसका काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, ठीक है ना। साथ साथ में इस 1784 के एक्ट में इस चीज को मेंशन किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरीज है, टेरिटोरीज मतलब क्षेत्र, वाजिब सी बात है कि जब कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी वो एक व्यापारी बन के आई थी, ठीक है। लेकिन इस समय तक अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, ठीक है। अब इसका जो अफेयर था वो पॉलिटिकल था, वो भारत की राजनीति में एंटर कर चुकी थी। तो जब भारत की राजनीति में एंटर कर चुकी थी तो उसके पास पोजीशन भी होगा। पोजीशन मतलब उसका अपना क्षेत्र होगा। और जब उसका अपना क्षेत्र था
क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी थी, तो उस प्राइवेट कंपनी की जितनी भी क्षेत्र थी या फिर टेरिटरीज थी, उस टेरिटरीज को अब क्या नाम दे दिया गया? ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन का क्षेत्र, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट रहा जो हमें याद रखना है इन 3 पर्टिकुलर एक्ट से। तो मैं होप करता हूं कि आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी, और आज मैं कोशिश, मतलब अगर मुझे समय मिला तो मैं आगे का भी कुछ पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज मैं कल आपको इसके बाद के जो भी पार्ट्स हैं उसको अगले वीडियो में और प्रॉपर वे में और क्लैरिफाइंग वे में आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।